कुछ एक टॉपिक्स हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस के लिए फिर एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे। एज्यूम करें 100 रुपीज कोई एक पर्सन किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे दिया जाता है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वह पर्सन ये जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर उसे अमाउंट क्या मिलेगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल एक बार फिर सुने। एक कोई पर्सन 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए, मीनिंग जिस डेट को उसने बैंक में डिपॉजिट किया वह अगले 3 इयर्स तक बैंक नहीं जाता। वो ये जानना चाहता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, मीनिंग 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली 3 साल बाद बैंक उसे क्या देगी। तो क्योंकि वह 3 साल बाद अमाउंट जानना चाहता है और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम केवल एक फार्मूला यही जानते हैं, तो हम इससे कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वह फिगर बता सकते हैं जो बैंक उस पर्सन को 3 साल बाद रिटर्न देगी, और वह है 100 1 प्लस रेट दिया गया है 10 डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर 3 100 1.1 रेस्ट पावर 3 1.1 रेस्ट पावर 3 1.331 फाइनल आंसर 133.1। अगर इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करें तो मीनिंग इसकी यही है कि 100 रुपीज अगर कोई एक पर्सन बैंक में डिपॉजिट करता है तो 3 साल बाद उसे 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बैंक 133.1 रुपीज दे देगी। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या उस पर्सन को जो 3 साल बाद वैल्यू मिलने वाली है उस वैल्यू को वह फ्यूचर वैल्यू नहीं कर सकता। हम जब भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कुछ पाते हैं तो हम उसे फ्यूचर वैल्यू ही तो कहते हैं, फ्यूचर में ही जो पा रहे हैं उसे कहेंगे। आप 3 साल या 4 साल बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले। तो इसकी मीनिंग ये 133.1 रुपीज जिसे इस एग्जांपल में अमाउंट कहा जा रहा है वो क्या उसी तरह से क्रिएट नहीं हो रहा है जिस तरह से फ्यूचर वैल्यू क्रिएट होता है, क्योंकि ये भी 3 साल बाद मिलने वाला है। पी इस एग्जांपल में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर बाई 100 रेस्ट पावर n। इसकी मीनिंग यह है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के रिलेशन में एक फार्मूला क्रिएट हो गया। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100 रेस्ट पावर n। इस फार्मूले से हम प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कब, अगर फ्यूचर वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए। मीनिंग ये, अगर 133.1 रुपीज किसी एक पर्सन को 3 साल बाद चाहिए तो आज उसे कितना बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए कैलकुलेट किया जा सकता है। देखें यहां से प्रेजेंट वैल्यू आप जानना चाहते हैं 133.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 बाई 100 रेस्ट पावर 3 133.1 डिवाइडेड बाई 1.1 रेस्ट पावर 3 133.1 डिवाइडेड बाई 1.331, ये एग्जैक्ट आ गया 100 रुपीज। इसकी मीनिंग यह है कि कभी भी कहीं भी अगर आपको फ्यूचर का टारगेट कोई दे दिया जाए तो उसे पाने के लिए आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कैलकुलेट किया जा सकता है। आप 4 साल बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आज उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कैलकुलेट किया जा सकता है। यह अलग बात है कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वह न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती तो जरूर कैलकुलेट कर लेते। एक दूसरे एग्जांपल से इसे समझते हैं। कोई एक पर्सन है जिसकी शादी होने वाली है 5 साल बाद और उसे अपने पर्सनल शॉपिंग के लिए मान लें जरूरत है 2 लाख रुपीज। ठीक है, हो जाएगी शॉपिंग, अकेले की करनी है, दूसरे की नहीं करनी। वह बैंक जाता है, बैंक ने उसे लोन देने से मना कर दिया, लेकिन क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी बैंक थोड़ी सी लिबरल हो गई और बैंक ने उससे कहा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है 20% पर एनम, जो किसी को नहीं मिला। वह पर्सन ये जानना चाहता है कि कितने रुपीस आज वह बैंक में डिपॉजिट कर दे कि 5 साल बाद उसे एग्जैक्ट 2 लाख रुपीस मिल जाए, जिससे वह अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। वो क्या जानना चाहता है, 2 लाख रुपीस 5 साल बाद फिक्स है, वो इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता।
मीनिंग फ्यूचर वैल्यू फिक्स है। क्या जानना चाहता है? आज कितना डिपॉजिट किया जाए, मीनिंग प्रेजेंट वैल्यू, वह जानना चाहता है। तो क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू के बेस पर, तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करके उसकी हेल्प करते हैं और सही वैल्यू उसे हम बता सकते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/100 रेस्ट पावर 20, सॉरी ये 20/100 रेस्ट पावर 5 होगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.2 रेस्ट पावर 5, 2 लाख डिवाइडेड बाई। अब कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन हम कंप्लीट करते हैं। देखें ध्यान से, हमें क्या चाहिए पहले 1.2 रेस्ट पावर 5, तो 1.2 इंटू 1.2 इक्वस टू 2 टाइम्स तो हो चुका है, 5 टाइम्स चाहिए, इक्वस टू का साइन प्लस करते हैं 3 4 5 आ गया। अब हम जनरली करते क्या है, अगर खुद हम अकेले हैं कैलकुलेशन करने वाले तो इस फिगर को कहीं लिख लेते हैं रजिस्टर पर, या अगर कहीं है तो कहते हैं बगल में, तो भी लर्न रखना, मैं पूछूंगा। यही तो होता है जनरली। हम इन दोनों में से कुछ ना करें, अपने कैलकुलेटर से ही कहते कि तुम लर्न रखना। ये देखें नीचे साइन दिख रहा है एम प्लस का, ये मेमोरी प्लस है। मेमोरी प्लस प्रेस करने से ये फिगर इसमें स्टोर हो जाएगा। जब हम इससे मांगेंगे तो यह मुझे बता देगा। देखिए ये मेमोरी प्लस हो गया, ये स्टोर हो गया। अब क्या करना है, 2 लाख को उसी फिगर से डिवाइड करना है जो हमने स्टोर किया है। तो हम बिना कैंसिल किए लिख दे रहे हैं 2 लाख डिवाइडेड बाई, अब हमें वही फिगर चाहिए, तो ये ऊपर वाला है एमआरसी मीनिंग मेमोरी आउट, जो हमने इसमें स्टोर किया था। एमआरसी इक्वल टू आंसर एक स्टेप में आ गया, मीनिंग 80375 एग्जैक्ट आपका फिगर है। ये स्टेप अगर आप बीच वाला नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर एग्जाम के लिए बता सकते हैं 80375.5। इतने रुपीस अगर बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए तो 5 साल बाद वह पर्सन 5 साल तक बैंक ना जाएगी। 5 साल बाद बैंक उसे 2 लाख रुपीस रिटर्न दे देगी, जिससे वह अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकेगा। एक बार ये फिर देखें, ये मेमोरी प्लस का सिस्टम, हमें इस पर पावर 5 जो वैल्यू आती है उससे डिवाइड करना है, उसको नहीं। तो हम क्या करेंगे 1.2 इंटू 1.2 इक्वल टू हो गया, 2 टाइम्स हो चुके हैं, 5 चाहिए, 3 4 5 हो चुका। इसी से डिवाइड करना है। अब हम ये कहां लिखें, या लिखें या लर्न करें, या बगल वाले से कहते लर्न रखना, भाई मैं जब पूछूंगा तो बताना। हम तीनों ना करें, कैलकुलेटर से ही कहते तुम लर्न रखना, जब पूछूंगा तो बताना। मेमोरी प्लस हो गया। ये बीच वाली साइन ध्यान रखें, कभी नहीं, एम माइनस कभी नहीं, इसे आप फाउंडेशन में कभी नहीं यूज करेंगे, इसको निकाल कर फेंक सकते हैं। अब क्या करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाई वही मेमोरी प्लस वाला साइन, मेमोरी प्लस का फिगर चाहिए हमें जो एमआरसी से आ जाएगा, एमआरसी कर दें इक्वल टू 80375.51। तो इस तरह से हम कहीं भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच के रिलेशंस को या प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर फ्यूचर वैल्यू की इंफॉर्मेशन दी जाए तो। एक और टॉपिक सीखते हैं, compound amount at changing rates। compound amount at changing rates, ये टॉपिक क्या है, मीनिंग क्या है और कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखें। जनरली जो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं वह इस तरह से दिए जाते हैं कि अगर 100 रुपीज आप किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं 3 इयर्स तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है 10% पर एनम, तो 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा। और हम अमाउंट का क्योंकि एक ही फार्मूला जानते हैं, P1 + R/100 डेस्ट पर एन, अमाउंट का फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यही है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर फाइंड कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर हमें मिल जाता है।
ये कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यह है कि अगर आप 100 रुपीज को 4 इयर्स के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसमें फर्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाए और नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाए, तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर अमाउंट क्या मिलेगा? दिस इज कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स, मीनिंग अलग अलग ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि किसी एक पर्सन ने 100 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट किया 4 इयर्स के लिए, लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स में उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5% एनुअली और नेक्स्ट 2 इयर्स में उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 4% सेमी एनुअली। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर। दिस इज कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स। आप इसे कैसे कैलकुलेट करें? एक जो नॉर्मल तरीका है वो हम सीखें, उसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक। नॉर्मल तरीका यह है कि आप 100 रुपीज का पहले फर्स्ट 2 इयर्स पर कैलकुलेशन कंप्लीट कर लें, मीनिंग एट द एंड ऑफ 2nd ईयर वैल्यू क्या मिलेगी। इसी फार्मूले से जो 2 साल बाद की वैल्यू आती है उस पर अगले 2 साल की कैलकुलेशन करेंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जो आंसर वही आपका फाइनल आंसर मान लीजिए। लेकिन इस मेथड से आपको कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कैसे करें, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसके लिए कहा यह जाता है, डेफिनेशन सुने, द फाइनल कंपाउंड अमाउंट, यहां की वैल्यू, द फाइनल कंपाउंड अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड 2 or more than 2 factors is in the form of 1 plus r by 100 raised to power n. क्या मैंने कहा? The final compound amount is the product of original principal and 2 or more than 2 factors is in the form of 1 plus r by 100 raised to power n. Meaning फाइनल कंपाउंड अमाउंट जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल, 100 रुपीज ओरिजिनल प्रिंसिपल है, इनटू इस एग्जांपल में कितने फैक्टर्स हैं? 2, एक ही है। तो दोनों फैक्टर्स को इसी फॉर्म में लिखकर आपको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 plus 5 by 100 raised to power 2, क्योंकि एनुअली है, इनटू इस दूसरे पार्ट को क्या लिखेंगे, 1 प्लस, ये सेमी एनुअली है तो 4 डिवाइडेड बाई सेमी एनुअली है 2 इंटू 100 और टाइम पीरियड 2 इंटू 2, यही आपका आंसर है। यही डेफिनेशन की मैंने कहा है। द फाइनल कंपाउंड अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। यहां 2 फैक्टर्स ही थे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन करें, 100 1.05 रेस्ट पावर 2 इंटू 1.2 से इसे कैंसिल करेंगे 1.02 रेस्ट पावर 4, जो वैल्यू वही आंसर। तो आपको इससे 2 बार की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि आपको किसी क्वेश्चन में 2 फैक्टर्स ना दिया जाए, 3 फैक्टर्स दिया जाए, पॉसिबल है। तो पैटर्न सेम है, 3 बार आप फैक्टर्स बना लें। एक एग्जांपल से सीख लेते हैं। मान लें किसी क्वेश्चन में कहा गया कि 100 रुपीज आप बैंक में डिपॉजिट कर दें। ध्यान रहे 100 रुपीज के जगह पर आप कोई भी प्रिंसिपल ले सकते हैं, 1000, 5000, 1 लाख, जो चाहे ले लें। वह पर्सन 5 इयर्स के लिए बैंक में डिपॉजिट करता है। फर्स्ट 2 इयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एनुअली, नेक्स्ट 2 इयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% सेमी एनुअली, और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 4% क्वार्टरली। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब अगर इस एग्जांपल को देखें तो इसमें फैक्टर्स तो 3 आ गए। सेम पैटर्न, ए इक्वल्स टू
100 1 प्लस पहला एनुअली है तो 5/100 रेस्ट पावर 2 इंटू दूसरा है सेमी एनुअली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई इंटू थर्ड है क्वार्टरली 1 प्लस 4/4 इंटू 100 और टाइम पीरियड 1 है 1 इंटू 4। एक स्टेप और इसे सिंप्लीफाई करते हैं 100 1.05 रेस्ट पावर 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 1.04 रेस्ट पावर 4 और तीसरे फिगर को 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा 1.01 रेस्ट पावर 4। अब इन सभी की जो भी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के साथ हम पाएंगे वही आपका आंसर मान लिया जाएगा। हम इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। दोनों की कैलकुलेशन भी करके देखेंगे 100 1.05 इंटू 1.05 इक्वल्स टू 1.100 इंटू 1.1025। यहां भी 100 1.1025। दूसरी वैल्यू है 1.04 रेस्ट पावर 4 1.04 इंटू 1.04 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुका है 4 चाहिए 3 4 1.1698 1.1698 और तीसरी वैल्यू 1.01 रेस्ट पावर 4 1.01 इंटू 1.01 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुका है 3 4 1.0406 और इसे अगर हम करके देखें तो 1.02 रेस्ट पावर 4 1.02 इंटू 1.02 इक्वल्स टू 2 हो चुके हैं 3 4 1.0824। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन और इन 4 का मल्टीप्लिकेशन यही हमें करना है और यही आपका फाइनल आंसर बता देगा। तो 100 इंटू 1.1025 इंटू 100 इंटू 1.1025 इंटू 1.0824 119.33 119.33। अच्छा ध्यान दें इसकी मीनिंग यह है कि अगर हम इसको 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करते तब भी आंसर यही आता। आप घर पर एक बार चेक भी कर लेंगे दोनों से आंसर एक ही एग्जैक्ट आएगा 119.33। लेकिन ये शॉर्टकट टिप स्टेप्स इसमें कम यूज होंगे और जब अगर हम अलग अलग करेंगे तो स्टेप्स कुछ बढ़ जाएंगे। इसे अगर हम फाइनल वैल्यू के लिए देखें तो 100 इंटू 1.1025 इंटू 1.1698 इंटू 1.0406 इक्वल्स टू 134.20। तो इस तरह से अगर किसी भी क्वेश्चन में अलग अलग ईयर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं, यहां 3 पार्ट्स में, यहां 2 पार्ट्स में।